एसएसपी श्री मनोज कुमार जी और मेरे साथ आज यहाँ इस सीमांत क्षेत्र में आप सबसे मिलने के लिए, आप सबसे संवाद करने के लिए उधमसिंह नगर जनपद के हमारे जिलाधिकारी डीएम बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गोविंद सावंत, हेमा जोशी जी हमारी बहुत पुराने नेता, और श्री रमेश चंद्र जोशी, सभी हमारे एसएसबी के सभी जवान और मीडिया के सभी आए हुए हमारे सभी साथी। मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी ओर से आप सबने मेरा स्वागत किया। डीआईजी साहब ने, महानिरीक्षक महोदय ने मेरा स्वागत किया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरा काफी दिनों से मन था कि मैं किसी सीमांत क्षेत्र में सेना या जो भी हमारे सीमा सशस्त्र बल जो सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन सबसे जाकर मिलूं, क्योंकि चीन सीमा पर भी मेरा जाता था। फिर मैंने सोचा उधर मेलम और जादव, आपको जानते हो तो 1962 में उत्तरकाशी जनपद के हमारे बहुत सीमांत दो गांव हैं, मेलम और जादव, जो 1962 की बार में वो दोनों गांव खाली करवा दिए गए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में अब उन गांवों को फिर से बसाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और वो भारत के पहले गांव हैं, जिनको भारत के पहले अंतिम गांव कहा जाता था, अब वो भारत के पहले गांव हैं। इसी प्रकार से हमारा चमोली जनपद का माणा गांव, आप सब लोगों ने माणा गांव का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ये माणा गांव वो गांव है जो हमारे भारत के, इसको पहले अंतिम गांव की संख्या दी जाती है। बद्रीनाथ के पास में है, 4 किलोमीटर आगे से माणा गांव वही प्रारंभ हो जाता है। और चीन सीमा का गांव है, चीन सीमा से लगा हुआ हमारे देश का गांव है। और 21 अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जी माणा गांव गए थे, और उस माणा गांव से, आवाज तो ठीक आ रही है, माणा गांव से उन्होंने उस दिन वहीं जो लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये माणा गांव और माणा गांव जैसे और भी जो गांव जिनको हम भारत का पहले अंतिम गांव कहते थे, उन्होंने कहा कि अब ये भारत के अंतिम गांव नहीं होंगे, ये भारत का पहला गांव होंगे। यानी कि माणा जैसे, माणा और माणा जैसे सारे गांवों को, तो वहां पर भी बड़ा हमारी फौज का, हमारी आईटीबीपी का, अन्य बीआरओ, ऐसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट वहां पर है। और अभी आप सबको ध्यान होगा पिछले कुछ दिनों पहले माणा में ही एवलॉन्च आया था, जिसमें 54 लोग उस एवलॉन्च की चपेट में आ गए थे, जिनमें से 8 लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए। बाकी 46 लोग जो है सुरक्षित निकल गए वहां से। कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती भी रहे और अब स्वस्थ भी हो गए। बड़ी घटना वहां पर हुई। तो मेरा था कि मैं ऐसे क्षेत्रों में शर्मा जाऊं, और जो देश के अंदर इस समय परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो हम भली भांति जानते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवाद, पाकिस्तान की सेना, वो सारी की सारी आतंकवाद को पोषित करने का काम कर रही है। कश्मीर घाटी समेत आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, पहलगाम की घटना, उसको हम सब लोगों ने बहुत भली भांति से देखा और बहुत कायराना हमला था। और ये काम
काफी लंबे समय से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा पोषित किया जा रहा है। आतंकवाद को पोषित करने का काम, आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, लगातार प्रेरित और प्रोत्साहन करने का काम, ये काम पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी और सेना लगातार करती है। और उन्होंने इस बात को हद कर दी। हमारे 26 लोगों को उनकी ऐसे पर्यटक जो निहत्थे थे, उनकी नर्संस हत्या, और वो भी सबसे धर्म पूछ रहे कि आप किस धर्म के हैं। उसके पीछे उनका मकसद था कि देश के अंदर धर्म के नाम पर दंगे हों और लोग जो है पूरे देश के अंदर अशांति फैले, उसका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन हमारे देश के लोगों ने ऐसे समय में हर धर्म के लोगों ने, हर वर्ग और हर पंथ के लोगों ने आगे आकर एक तरह से सामूहिक एकता का परिचय किया। और जो हमारे देश की जो ताकत है, वो ताकत हथियार से भी ज्यादा बड़ी ताकत, अगर कोई ताकत है तो वो हमारे देश की एकता की ताकत है। वो हमारे यहाँ राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, सब लोगों ने आगे आकर, हर धर्म के, हर पंथ के, हर समुदाय के लोगों ने अपने अपने बयान जारी किए, अपने अपने मत स्पष्ट किए कि ऐसी परिस्थिति में सारा देश है। ऐसे समय में हम बट नहीं सकते, हम अलग नहीं हो सकते हैं। हम भारत की सीमाओं पर जो हमारे सैनिक खड़े हैं, उनके समर्थन में उनका उत्साहवर्धन करेंगे, उनका हम समर्थन करेंगे, उनको लगातार यहाँ से प्रोत्साहन, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करेंगे। इसी का नतीजा था कि पिछले 4 दिनों में लगातार भारत के सशस्त्र बलों ने, सेनाओं ने और हमारे देश के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेनाओं ने लगातार उनकी जो गोलीबारी थी, जो आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद था, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत की सेना ने बिल्कुल अंदर तक इतने हमले करे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली हुई। और ये भारत पहले का भारत नहीं है, 1947 का भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की चौथी हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज नवाचार को अपनाने वाला, डिफेंस के क्षेत्र में अनेक नए नए उपकरण बनाने वाला, और डिफेंस केवल अपने तक ही नहीं, हम डिफेंस के उपकरण आज पूरी दुनिया को भी देने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा बजट हमारा, जो बहुत बड़ा बजट जो डिफेंस में खर्च होता था, वो बजट आज हमारे ही काम आ रहा है। और हम दुनिया के दूसरे देशों को आज तमाम डिफेंस के उपकरण हम उनको निर्यात भी कर रहे हैं। एक बड़ी धनराशि हमको मिल रही है। और भारत सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, आने वाले समय में एक बड़ी धनराशि, लाखों करोड़ की, हमको केवल डिफेंस के उपकरण बेचकर हमारे देश को प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उनका संकल्प है कि 2047 में 2047 विकसित भारत का संकल्प, यानी कि भारत विकसित भारत होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया था, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में से हम 4.5 के आसपास अभी पहुंच गए हैं। और कुछ ही दिनों में हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम जो है क्रॉस कर गए। इसीलिए आज पाकिस्तान जैसे देश, या पाकिस्तान को जो उसके पीछे के, उसके आतंकवाद को पोषित करने वाले देश, उनकी मंशा है कि भारत जो तेजी से तरक्की कर रहा है, किसी तरह भारत की तरक्की को रोका जाए। लेकिन हम हमारे सैनिकों को, हमारे सशस्त्र बलों को बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि देश की आजादी के बाद उन्होंने दुश्मन को, उन आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को उनके घर में घुसकर उनके निशानों को नष्ट करने का काम, उनको पूरी तरह से नष्टनाबूद करने का काम किया। और पहले सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद उसके बाद भी वो कुछ
ऐसी हरकतें सीज फायर को तोड़ता हुआ दिखाई दे दिया। तो ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने अपने स्थानों पर अपना मनोबल ऊंचा रखते हुए और पूरी विजिलेंट होते हुए, सतर्क होते हुए हम ठीक प्रकार से काम करें। मैं लगातार अपने हमारे शासन के उच्चाधिकारी और हमारे जिलाधिकारी, पुलिस के हमारे सभी ऑफिसर जिलों के, उन सभी के साथ लगातार संपर्क, लगातार संवाद हम स्थापित करते रहे। और मुझे हमेशा ये ध्यान में था कि इस पूरे आपका क्षेत्र तो बड़ा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन यहाँ के उत्तराखंड प्रदेश के 3 जनपद, जिसमें से उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, इसकी बड़ी सीमा हमारी नेपाल से लगी हुई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, ये सीमा भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है। वहाँ भी हमारे लोगों ने, सारे लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है। हमारा था कि आप सब लोगों से मिला जाए और कंबाइंड रूप से इस पर जहाँ आपको स्थानीय लोगों की मदद की आवश्यकता हो, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की आवश्यकता हो, एक साथ सारे लोग कोऑर्डिनेशन बनाते हुए इस सीमा पर विशेष चौकसी की आवश्यकता है। क्योंकि ये सीमा बहुत संवेदनशील नहीं है कि हर समय यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है कि उधर से कुछ हो रहा है, इधर से कुछ हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये सीमा हमारे लिए बहुत महत्व की सीमा है। और चमोली और हमारे उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 3 जनपद जो हमारे चीन सीमा से लगते हैं, वो भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमको उस सीमा पर भी पूरा ध्यान देना है। तो मुझे लगता था कि मुझे आप सब लोगों से मिलना चाहिए। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये हमारी 57वीं बहानी 57वीं बहानी 57 बहानी में आने का अवसर मिला। और इस कहानी में एक बार और पहले भी आ चुका हूँ। दीपावली के अवसर पर मैं यहाँ आया था और सभी जवानों से, सभी हमारे जो ऑफिसर थे, उन सभी से मुझे मिलने का अवसर मिला था। तो आप सबको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप सब लोग एक ऐसे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि आपके कारण से हमारे देश पर 1% की भी कहीं जो है कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती है। किसी प्रकार से भी जो है कोई भी सीमा हो, हर सीमा हमारी अभेद रहे, मजबूत रहे। हम सब अपने कर्तव्य को निभाते हुए और सतर्क रहते हुए और अच्छा क्या कर सकते हैं और क्या हमको दिखाई देता है। क्योंकि बहुत बार हमारे उच्च अधिकारी लोग जो है हमको निर्देश करते हैं, हम उनके निर्देश के अनुसार काम करते हैं। हम लोग भी शासन में, सरकार में अपने डीएम को, एसएसपी को या जो लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करते हैं उनसे कई प्रकार की चीजें आपस में हम लोग बात करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए उस समय में आपको जो है आपके बड़े ऑफिसरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपको जिन लोगों से अपनी कमांड लेनी है उन लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में हमको अपने, उसको बोलते हैं हिंदी में देश काल परिस्थिति, यानी कि जैसी कंडीशन है उस कंडीशन में अपने मन से, अपने विवेक से और भगवान को साक्षी मानकर हम क्या सबसे अच्छा देश के लिए कर सकते हैं, मेरा क्या निर्णय उस समय देश के लिए सबसे अच्छा होगा, ये हमको उस समय लेना होता है। और नियत साफ हो, अच्छा हो, तो हमारा लिया हुआ निर्णय सफल हो जाता है। निर्णय हमारा सबके लिए अच्छा हो जाता है, देश के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपने काम को करते हुए निश्चित रूप से इस पूरी सीमा क्षेत्र पूरी तरह से जैसे आप सबसे अपेक्षा है उसको आगे बढ़ाइए। और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। गर्मी का भी मौसम है, आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट है, जिस बेल्ट के आप वीआईपी है, ये मौसम बहुत तपता है। 8 घंटे तक कोई नहर में नहा सकता है क्या? सर्वाधिक 8 घंटे तक लगातार शाम को 6-7 बजे जब 7 बजे धूप जल्दी जाता है तब हम जाते हैं। एक गोता मारो, गोता मारने के बाद फिर आए वापस, बैठ गए धूप में, थोड़ा गर्म हुआ 10-15-20 मिनट, फिर गोता मारो। तो ऐसा पूरे दिन भर करते थे। खाना
खाते थे ये मई जून के महीने में। तो इसलिए माँ शारदा की भी आप पर कृपा करे। नागिनी का स्थान है यहाँ पर, गयामुखा बाबा का स्थान है, रघुवंशी मैया का स्थान है, इधर जाएंगे। सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।